चलिए हम लोग फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं वो M20 ग्रेड कंक्रीट का यूज करने वाले हैं। अब M20 ग्रेड हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? M20 ग्रेड सिलेक्ट करने का हमारा रीजन ये है कि ऑलरेडी M35 एंड और M40 इज गिवन इन योर कोड। ठीक है, ये एज अ सॉल्व एग्जांपल दे रखा है, सॉल्व एग्जांपल। ठीक है, कोड में दे रखा है ऑलरेडी। अब जब कोड में सॉल्व एग्जांपल दे रखा है तो उसको करवाने से कोई फायदा नहीं, ऑलरेडी वो सॉल्व है। उसको आप M20 ग्रेड का जब हम कर देंगे तो उससे आप कोरिलेट कर ले जाएगा इन 7 स्टेप के थ्रू। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं मिक्स डिजाइन कैलकुलेशन फॉर M20 कंक्रीट ग्रेड। अब जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिखते चले जाना है, ब्लैक यूज कर। पहली चीज जो गिवन है वो आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट will be 20 mm. Second, degree of workability, degree of workability is 0.80 CF. अब ये क्वेश्चन आराइज होगा, सर ये CF क्या है? CF इज नथिंग, इज कॉम्पैक्शन फैक्टर। कॉम्पैक्शन फैक्टर। जब आप स्लम टेस्ट करते हैं तो ये कॉम्पैक्शन फैक्टर आपको निकल के आता है कि इतना, एक रेशियो बता रहा है कि अगर आप ले जाते तो इतना कॉम्प्रेस हो सकता है। ठीक है, आपकी जो कंक्रीट है या जो वर्केबिलिटी है इतनी। डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, डिग्री ऑफ क्वालिटी, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। नोट डाउन कर लिया तुमने कॉम्पैक्शन फैक्टर को, तो जब सेकंड रो हमें यूज करनी होगी। ठीक है, डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल is good. Type of exposure, type of exposure is mild. अब देखिए कोई, अभी यहाँ पे हम देखिए कह रहे हैं माइल्ड है, ये मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। अब आप कहाँ पे कंक्रीट यूज करने वाले हैं, वेदर इट इज द आउटर वॉल और द इनर वॉल, उसका क्या एक्सपोजर है उस पर डिपेंड करता है। तो उसी के हिसाब से हम अपने कुछ कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सपोजर माइल्ड दे रखा है। वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो इज गिवन टू यू 0.47। अगर ये वाटर सीमेंट रेशियो आपको दिया भी ना जाए कोई दिक्कत नहीं, ये ऑलरेडी वैसे कोड में स्पेसिफाइड रहता है। हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उससे कंपेयर करेंगे इस 0.47 को। ठीक है, सीमेंट यूज ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 53 ग्रेड। ठीक है, इट इज द ग्रेड ऑफ द सीमेंट, ये हर एक बोरी पे लिखा रहता है। ठीक है, अगर आपको ग्रेड ऑफ द सीमेंट फाइंड आउट करना है, आपके पास एक बैग रखा हुआ है, उस बैग पे सर्च आउट फाइंड आउट करिए बैग पे कितना ग्रेड लिखा हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट ये भी ऑलरेडी नोन रहती है, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं आप लैब में भेजवा करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट को हम C.A लिख दे रहे हैं। ठीक है, इज 2.70। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 2.65। वाटर एब्सॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वाटर एब्सॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 0.5%। वाटर एब्सॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 1%। देखिए ऑलरेडी टर्म स्पेसिफाई कर रहा है एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी, कितना वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फ्री मॉइस्चर इन फाइन एग्रीगेट, फ्री मॉइस्चर इन फाइन एग्रीगेट इज 0%। ये हो गया। बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट, बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज 1440 kg per meter cube।
बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, बल्क डेंसिटी ऑफ सी ए कोर्स एग्रीगेट आपका हो जाएगा 1650 kg per meter cube, kg per meter cube. Bulk density of fine aggregate is given to you is 1800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब आपको क्वेश्चन में ये सारी चीजें गिवन होंगी जब भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर गिवन नहीं है मान लो रियल फील्ड इंडस्ट्री पे, देन यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। अब फाइंड वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे? वैल्यू आपको या तो सीमेंट में आपको या तो लैब टेस्ट करवाना पड़ेगा, वहां भेजना पड़ेगा कि वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना है, बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना आ रहा, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट का कितना आ रहा, फाइन एग्रीगेट का कितना आ रहा, ये सारी चीजें आपके पास नोन होनी चाहिए। ठीक है, तो इधर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम करेंगे, मतलब कि जब आप थियोरेटिकल प्रॉब्लम करेंगे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज में जब आप जाकर के सॉल्व करते हैं, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दिस वैल्यू विल नॉट बी गिवन टू यू तब, क्योंकि देखिए आपका कोर्स एग्रीगेट कहाँ से आ रहा है, फाइन एग्रीगेट कहाँ से आ रहा है, किसी को नहीं पता, या लोकेशन नहीं पता, या उसकी वैल्यूज नहीं पता, तब जो है आपको ये लैब टेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीजों का। तो चलते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। ये सारी चीज सबने नोट डाउन कर ली बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। देखिए अब देखिए हम अपने आ रहे हैं स्टेप 1 पे। स्टेप को सिंपली फॉलो करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या था, कौन बताएगा? सर टारगेट स्ट्रेंथ। वेरी गुड, ठीक है, टारगेट स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी थी हमने। टारगेट स्ट्रेंथ, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, टारगेट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, दैट इज हमने यहाँ पे लिख दिया था एफ सी के डैश को हमने टारगेट स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट किया था, और एफ सी के इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब देखिए एफ सी के बारे में हम ज्यादा जो है या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर पे हम लोगों ने इसको डिस्कस कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है डिटेल में कर लिया। ठीक है, प्लस 1.65s। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। अब देखिए टारगेट स्ट्रेंथ, अब आप लोग के दिमाग थोड़ा सा खटका कि सर M20 ग्रेड की तो कंक्रीट दे रखी थी आपको, 20 तो ऑलरेडी उसका कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कह रहे हैं, तो वही 20 के हिसाब से हम लोग को डिजाइन करना, नहीं क्यों नहीं डिजाइन करेंगे, चलिए मानते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक बॉल है, ठीक, आप क्या करिए बॉल को पकड़ करके खूब दूर फेंकिए पूरी जान से। मान लेते हैं यहाँ पे जो है कौन है क्लासरूम में, अच्छा चलिए आकाश या पंकज या कोई भी है, जैसे मान लेते आकाश है यहाँ पे, आकाश लिखती है, आकाश। आकाश ने बॉल को फेंका यहाँ से इधर तक बॉल गई, एंड द डिस्टेंस वाज अराउंड 70 मीटर। आकाश ने दोबारा बॉल को फेंका तो डिस्टेंस आई 65 मीटर। आकाश ने दोबारा फेंका तो 75 मीटर, और जो हमारी टारगेट था वो 70 का था। ठीक है, आकाश ने तीसरी बार बॉल फेंकी तो वो हो सकता हो फिर से 65 पे जाए, चौथी बार बॉल फेंकी 60 पे चले जाए, लेकिन हमारा टारगेट तो 70 था, हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या कहने का मतलब, हम किसके हिसाब से, हम 70 के हिसाब से डिजाइन ही नहीं करेंगे तब। अगर हम 65 के हिसाब से डिजाइन करते, 65 के हिसाब से डिजाइन, तो हर बार हम क्वालिफाई हो रहे होते। अब आकाश या तो 65 फेंक रहे होते, या तो आकाश जो बॉल फेंकेंगे वो 65 और मोर देन 65 फेंकेंगे, मोर देन 65 जा रहे हैं सारी बॉल। तो अब हमारा जो है यहाँ पे क्राइटेरिया क्वालिफाई हो गया, पर हमें जो है डिजाइन अगर 60 के लिए करना होता तो हम लोग, अगर 70 के लिए करना होता तो हम लोग यहाँ पे कई बार फेल हो जाते। ठीक है, 70 के लिए अगर हम लोग यहाँ पे डिजाइन करते तो हम लोग कई बार फेल हो जाते, तभी हमने क्या किया 65 के लिए कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग के केस में क्या हो रहा है, मान लेते हैं M20 ग्रेड की कंक्रीट है, हम डिजाइन यहाँ पे M20 के लिए करेंगे नहीं, हम डिजाइन करेंगे 26 के लिए। ठीक है, डिजाइन अब 26 से कम स्ट्रेंथ आ जाए, मान लीजिए 21 स्ट्रेंथ आ गई, भाई हमारा तो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने तो 20 के लिए किया था ना। खुद ही सोचिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम किसके लिए कर रहे हैं, 20 के लिए कर रहे हैं, या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमें 20 चाहिए, लेकिन आप डिजाइन एक्चुअली में किसके लिए करेंगे, 26 के लिए करेंगे। 26 के लिए करेंगे तो बाय मिस्टेक या कोई चांस के हिसाब से आपकी 26 से नीचे भी अगर स्ट्रेंथ आती है, मान लेते 21 आ गई, इट इज पास, 20 आ गई पास, 22 आ गई पास, 27 आ गई पास, 28 आ गई पास, 30 आ गई पास, 20 आ गई फिर पास। तो मतलब कि हमें ज्यादा के लिए डिजाइन इस वजह से करना है क्योंकि हमारा जो सीमेंट का प्रोपोर्शन है, हो सकता है कुछ जगह पे ज्यादा हो, कुछ जगह कम हो गया, या कुछ वाइल मिक्सिंग अगर कुछ इश्यू आ जाते हैं एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो हम जो है 26 तभी 20 के लिए हम लोग डिजाइन कर ही नहीं रहे। हम 20 के लिए हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं, हम 20 ग्रेड के लिए परमाना M20 ग्रेड ही जाएगा, हम डिजाइन करेंगे M20 ग्रेड से ज्यादा के लिए।
तो अब देखिए FCK की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, अब आप ये बात तो समझ गए ना कि हम टारगेट मीन हमारा टारगेट दूसरा है, ठीक है, जबकि डिजाइन स्ट्रेंथ जो होगी वो M20 ग्रेड ही कहलाएगी, पर हम टारगेट ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि अगर उससे कम भी अगर आ जाती है वैल्यू तब भी हम लोग पास हो जाएंगे। जैसे कोई एग्जाम होता है, एग्जाम में आप टारगेट करते हैं कि भैया मुझे वैसे तो दिमाग में कि 90 पर, लेकिन मुझे चाहिए 99% मान लेते हैं, बट टारगेट ये करते हैं। अगर आप 90 भी ले आते तब भी आप कुछ नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में तो यही था, लेकिन आप टारगेट 99 क्लिक कर रहे थे तो उससे थोड़ा कम आ गए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कंपटीशन की बात कर लें, जैसे आपका टारगेट जो है IES है, ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं क्वालिफाई हो पाया, UP SSC या वो क्वालिफाई हो गया, फिर भी आप सेटिस्फाइड है, ठीक है, मतलब ये हल्का फुल्का आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो टारगेट आप बड़े के लिए करते हैं ताकि छोटा ऑटोमेटिकली अचीव हो जाए, मेन एम। तो यहाँ पे तभी हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ या टारगेट स्ट्रेंथ जो कहना चाहिए वो हम लोग अपनी निकालते हैं। यहाँ पे टारगेट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, FCK तो मालूम है सबको, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दिस विल बी 25 प्लस 1.65 मल्टीप्लाई बाय S। अब S कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, S विल बी फ्रॉम टेबल 8, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, टेबल 8 IS 456 से, टेबल 8 IS 4। एक बार हम IS कोड खोल करके चेकआउट भी कर लेते हैं, आप लोग को भी IS कोड खोल के जरा एक बार चेक करते रहना चाहिए वैसे जो है। स्टैंडर्ड डेविएशन। हम IS कोड में आपको स्पेसिफिकेशन बता देंगे, ठीक है, कौन सी स्पेसिफिकेशन पे कहाँ पे लिखा है। ये देखिए आपका देखिएगा पेज नंबर 5 पे IS 10262, देखिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है आप चाहें तो देखिए दोनों में दिया हुआ है, IS 456 में भी दे रखा है और IS 10262 में भी दे रखा है, ठीक है। दिस वैल्यू ऑफ S दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन इन बोथ, इज गिवन इन टेबल 8 ऑफ IS 456 एंड टेबल 1 ऑफ IS 10262 is to 2009 IS लिखा है, ठीक है, is to 2009। अब हम जरा टेबल 1 खोल के चेकआउट कर लेते हैं। यस इट इज गिवन पेज नंबर 2, ठीक है, टेबल 1 पेज नंबर 2 पे गिवन है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास IS कोड हो तो पेज नंबर 2 खोल के बैठ जाइए, ठीक है। अब देखिए हमारा हम किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, M20 ग्रेड के लिए डिजाइन करें, तो हम आपसे देखिए बस सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपसे शेयर कर देते हैं, है ना, क्यों वो ज्यादा बेटर रहेगा। रुकिएगा, वेट करिएगा जरा सा। यहाँ पे IS बहुत मजेदार है, आप लोग को इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखिए सब कुछ दे रखा है, IS कोड में सब चीज गिवन है, ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनिंग ये सब जो चीज हम पढ़ा रहे हैं सब चीज गिवन है। ये देखिए ये दे रखा है टेबल 1। सर ये IS 456 है क्या? नहीं बेटा, ये IS 10262 है, दिस इज IS 10 ऊपर लिखा क्या चीज। सर IS 456 में किस पेज नंबर पे है? बेटा उस पे उसका पेज नंबर हमने देखा नहीं, हमको ये टेबल नंबर याद है, टेबल नंबर 1 चेक करिएगा, ठीक है, पेज नंबर 23 पे। पेज नंबर 23, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर हम आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए लिख दे रहे हैं कंडीशन। देखिए IS 10262 is to 2009 में पेज नंबर 2 पे है, और IS 456 पे कौन सा पेज नंबर है बेटा, 23। सर पेज नंबर 23 सर। यस सर 23। ठीक है, पेज नंबर 23 पे, 924। ठीक है, पेज नंबर 23 पे चेकआउट कर लीजिएगा इसके लिए, और इसके लिए पेज नंबर 2 पे, ठीक है। चलिए हाँ, तो हम लोग किसकी डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग जो M20 ग्रेड के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो M20 ग्रेड का अब हम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ लिखा हुआ, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ये रहा M20 ग्रेड। M20 ग्रेड पे कितना दे रखा है, assumed standard deviation it is given as 4, ठीक है, 4 दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, कि 4 ये ऊपर भी जा सकता है, 4 ये नीचे भी, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, 4 ऊपर भी जा सकता है, 4 नीचे भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए नोट पड़िएगा, ये नोट बेसिकली ज्यादातर कई बार लोग मिस आउट कर जाते हैं, बट दिस नोट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा और जूम इन करते हैं हम, 200% पे है, 400%, 250%, ठीक है। अब देखिए इस नोट को देखिए आप लोग, द अबव वैल्यूज करस्पॉन्ड टू साइट कंट्रोल हैविंग प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सीमेंट, देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सीमेंट, वे बैचिंग ऑफ ऑल मटेरियल, control addition of water, regular checking of all the material aggregates, aggregate grading and moisture content, and periodically checking the of workability and strength, ठीक है। अब ये आपको कोड ने कहा है, ये अब वैल्यू इन सब चीजों के लिए, जहां पे आपका जो आपका मटेरियल हो गया वो रेगुलरली चेक हो रहे हैं, वहां पे बैचिंग रेगुलरली चेक हो रही है, स्ट्रेंथ रेगुलरली चेक हो रही है, वेयर there is deviation from the values given in above table shall be increased by 1 Newton per mm square, value 1 Newton पर mm स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपके पास हल्का सा भी आपको लग रहा है कि एरर आ सकती है, एरर जैसे कि आपके पास प्रॉपर मटेरियल नहीं है, आपका सीमेंट की स्टोरेज सही जगह पे नहीं है, या आप जो है पीरियडिकली स्ट्रेंथ नहीं चेक करते, तब आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है
यू शुड इंक्रीज दिस बाय 1 एंड दिस बाय 1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से इंक्रीज हो जाएगा ये, मतलब जब इसको लेना होगा तो ये +1 4.5 लेंगे, इसमें लेना होगा तो +1 या 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ऑलरेडी यूनिट पर है, ये आपका 6 हो जाएगा। जहाँ पे आप अगर साइड पे जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपकी रेगुलर चेकिंग या कुछ नहीं हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आप रेगुलरली नहीं चेक करें, तो आप और ज़्यादा डेविएशन ले जाइए। फिलहाल लेकिन हम लोग आरएमसी के प्लांट की बात करते हैं, वहाँ पे रेगुलर चेकिंग चलती रहती है, तो हम लोग जो है नहीं करेंगे 1 से इंक्रीज, हम लोग जो है अपना 4 जो है वही मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो मतलब एस की जगह पे क्या रखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप लोग के दिमाग में आया होगा कि ये 1.65 एस क्या है, ये बहुत ही कम लोग बताएंगे आप लोग को। ठीक है, ये कई बार जो है जिसको पता होगा वही पूछते हैं इंटरव्यू में, ना इंटरव्यू में भी पूछते कम लोग हैं। ये टॉलरेंस फैक्टर कहलाता है, दिस इज योर टॉलरेंस फैक्टर। ठीक है, अब टॉलरेंस फैक्टर क्या है, कोई भी चीज लेते हैं उसमें कुछ और एडिशन या उतना तक टॉलरेट कर पाए तो उसको और बढ़ा दे रहे हैं हम। 4 की वैल्यू देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 ऊपर जा सकता है तो 4 नीचे आ सकता है, तो 20 + 4 और हो गया, प्लस 1.65 इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कुछ बाय चांस की और ज्यादा हम लोग जो है अचीव करने के लिए, ठीक है, टॉलरेंस फैक्टर और ऐड अप कर देते हैं। ठीक है, तो जो है इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना है अब आपकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ या टारगेट स्ट्रेंथ कितनी है, FCK डैश इज इक्वल टू बताइए 26.6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और MPa भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों यूनिट एक ही बराबर है, 26.6। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट, और आपका जो है निकल के आ गया है ये वैल्यू FCK की। इजी था, क्या किया, सीधे जो है IS 10262 खोला आपने और टेबल 1 चेकआउट कर लिया या टेबल 8 चेकआउट कर लिया फ्रॉम IS 456 और आपने वहां से FCK डैश की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, आई थिंक बहुत इजी था। ठीक है, हम आते हैं सेकंड स्टेप, कौन बताएगा सेकंड स्टेप क्या था? स्टेप 2 सर सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। वेरी गुड, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट को W/C लिख दे रहे हैं, रेशियो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगेन IS 456 उठाइए, IS 456 2000 टेबल नंबर 5 खोलिए, टेबल 5 क्योंकि हम भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा और जूम इन कर देते हैं हम। क्लियरली विजिबल है थोड़ा? यस सर, यस। देखिए, अब आपके पास क्या दिया हुआ था, क्या आपकी रेनफोर्स कंक्रीट थी? हाँ, हमारी रेनफोर्स कंक्रीट चल रही है, प्लेन कंक्रीट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में है ऑलरेडी। ठीक है, अब आपको क्या कंडीशन दी गई थी? आपको माइल्ड कंडीशन बोली थी हमने, देखा, माइल्ड कंडीशन एक्सपोजर। ठीक है, तो माइल्ड कंडीशन हमें चाहिए, यहाँ पे माइल्ड दे दी, इसको हाईलाइट किया। अब जो है आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखिए, अपनी कंक्रीट की बात करें और M20 ग्रेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ग्रेड कितना है? M20 है, और रेनफोर्स कंक्रीट कितना है? रेनफोर्स कंक्रीट है। तो आपका जो वाटर सीमेंट मैक्स, देखिए पढ़िएगा इसको, बहुत जरूरी है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, ये मैक्सिमम दे रखा है, मतलब वी कैन अडॉप्ट लेस देन दिस, हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं इससे ज्यादा कम, और जनरली हम लोग कम ही अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है उनमें हम लोग कम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लास्टिसाइजर। ठीक है, प्लास्टिसाइजर या कोई भी आप यूज करते हैं, ऑलरेडी आपने केमिकल एडमिक्सचर के बारे में कर लिया, वाटर रिड्यूसिंग केमिकल एडमिक्सचर के बारे में आपने पढ़ा ही है। ठीक है, तो अगर आप उनका यूज करते हैं तो ये इससे कम होता है, जनरली हम लोग 0.5 जो है माइनस कर देते हैं। तो जो है आपका यहाँ 0.55 दे रखा है। तो देखिए स्टेप 2 में क्या था? सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। आपका वाटर कंटेंट यहाँ पे आप IS 456 2000 टेबल 5 में चले गए। ठीक है, अब हमें किसके लिए चाहिए? हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो हमें माइल्ड एक्सपोजर चाहिए, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm चाहिए। अब हमने क्या किया? हम टेबल 5 पे गए, ये टेबल 5। अब देखिए टेबल 5 जो आपका जो दे रखा है, दिस इज जो टेबल 5 को जरा पढ़िएगा ध्यान से। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि टेबल 5 जो 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए दे रखा है, नॉर्मल वेट ऑफ एग्रीगेट ऑफ 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज, नहीं मैक्सिमम साइज क्या 20 mm है। अगर एग्रीगेट आप 25 mm का अगर यूज करें, देन दिस टेबल विल नॉट वर्क आउट।
ये टेबल एकदम आपका इनवैलिड हो जाएगा। ये सिर्फ 20 mm साइज के लिए टेबल दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या माइल्ड एक्सपोजर M20 ग्रेड, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 ग्रेड। तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट, फिर पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होती है, ये मैक्सिमम लिखा है, वर्ड को साइडिंग से पढ़िएगा, मैक्सिमम लिखा है, मतलब 0.55 से अगर कम हो जाएगा तो चलेगा, ठीक है, पर 0.55 से ज्यादा नहीं चलेगा। और जनरली जो है क्या होता है कि हम लोग, आपको पता ही होगा कि हम लोग, आपने पहले भी पढ़ा होगा, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं, केमिकल एडमिक्सचर पढ़ा है, सुपर प्लास्टिसाइजर पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है कि आपका वाटर सीमेंट, बहुत सारे केमिकल एडमिक्सचर ऐसे हैं जो आपके वाटर सीमेंट रेशियो कम कर देते हैं, कहीं पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम रहती है। तो जब आप उनको यूज करें तब आपका ये कितने % से कम हो रहा है, ये आपका जो है वो सुपर प्लास्टिसाइजर या वो केमिकल एडमिक्सचर बताएगा, ठीक है। पर मैक्सिमम इतना होता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम जनरली हो जाता है, क्योंकि आप सुपर प्लास्टिसाइजर या उसकी इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका मतलब जो है, अब हमारा क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो मैक्सिमम हमें मिल गया, दैट इज 0.55। अब हमने क्या किया, हमारा जो क्वेश्चन में जो लिखा था वो 0.47 था, अब मैक्सिमम कितना है 0.5 एंड इट इज, ये इससे कम है, तो हेंस इट इज ओके टू अडॉप्ट दिस, ठीक है। तो इसको अडॉप्ट करना हमारे लिए बेटर है। नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या है, स्टेप 3, Selection of water content. Water contents. वेरी गुड, सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, खोलिए IES कोड, यहाँ पे ब्लैक IS 10262/2009 एंड टेबल 2 पेज नंबर 3, ठीक है। चलिए हम बोलते हैं, यहाँ पे IS ये रहा, टेबल 1 पे ये दे रखा है और टेबल 2 पे जा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे टेबल 2 पे लिखा हुआ है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्रीगेट दे रखा है, आपका एग्रीगेट कितने साइज का है 20 mm, मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा 186, ठीक है 186। अब आपका ये हो गया 20 mm 186, मतलब आपको वाटर कंटेंट मिल गया, आपको वाटर कंटेंट मिल गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मैक्सिमम वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 186 लीटर। लेकिन ये किस कंडीशन में यूज हो रहा है, जहां पे आपका एग्रीगेट की कंडीशन क्या है, देखिए ये भी कोड में मेंशन्ड है, कोड में क्या मेंशन्ड है ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। अब आपका सवाल ये होगा, सर ये सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट क्या है, ठीक है। तो देखिए सैचुरेटेड ड्राई सरफेस एरिया, जैसे मान लेते हैं एक ये यहाँ पे आपके एग्रीगेट्स पड़े हुए या फाइन एग्रीगेट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक ऐसे हीप पड़ी हुई है फाइन एग्रीगेट से, इसके अंदर आपके क्या है फाइन एग्रीगेट से पार्टिकल है, मान लेते हैं पार्टिकल। तो ये ऊपर का जो सरफेस है ये ड्राई है, नीचे आपको मॉइस्चर मिलेगा, हाथ जब आप नीचे डालेंगे, मतलब कि यहाँ से अगर आप बाय हैंड अगर टेस्ट करेंगे, यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर सम मॉइस्चर इन दिस, यहाँ पे मॉइस्चर है, ठीक है, नमी आपको हल्की सी मिलेगी, लेकिन ऊपर आपको ऐसा दिखेगा कि दैट इट इज ड्राई। तो ये आपका होता है सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन, जो कंडीशन आपकी लिखी हुई है। कई लोग इसको SSD से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर आप लोग करिएगा मत, क्योंकि SSD तो दूसरी चीज होती है, ठीक है। सैचुरेटेड फॉर सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन, यहाँ लिखते हैं फॉर सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन। तो हमें आपका जो है आपको वाटर कंटेंट मिल गया भैया, फ्रॉम IS कोड 262/2009 टेबल 2 पेज नंबर 3, बहुत इजीली मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 3 भी आपका हो गया, वाटर कंटेंट निकालना तो हो गया। अब आ जाइए अपने स्टेप 4 पे, जल्दी से बताइए स्टेप 4 क्या है। Calculation of cement content. cement content. स्टेप 4, वेरी गुड, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट।
अब हमने कहा था वहां पे भी कि विद द हेल्प ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो हम निकालेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो हम निकालेंगे। तो वाटर कंटेंट हमको पता ही है, तो यहाँ पे आपको पता है, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो आपको कितना था? सर 0.47। 0.47, वेरी गुड। ये 4 लिखा हुआ है, दिस इज 4.47। अब देखिए वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब क्या है, वाटर अपॉन सीमेंट, वाटर कंटेंट करते हैं, वाटर कंटेंट अपॉन सीमेंट कंटेंट इज इक्वल टू 0.47, ठीक है। अब वाटर कंटेंट आपको कितना निकल के आया, जल्दी से बताइए, प्रीवियस स्टेप में जो निकाला है ये आपका 186 लीटर निकल के आ गया। तो यहाँ पे आपने लिखा 186 डिवाइड बाय सीमेंट कंटेंट, या सीमेंट कंटेंट को डायरेक्टली निकाल लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सीमेंट कंटेंट will be equals to water content divide by 0.47, वाटर कंटेंट कितना 186 डिवाइड बाय 0.47, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू हमारी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना है ये? सर 395.74। 395.75 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका आ गया सीमेंट कंटेंट। तो सीमेंट कंटेंट में बस आपने क्या किया, आपने अपने वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो का यूज किया और आपको वाटर कंटेंट का पता था, वाटर कंटेंट आप पिछले उसमें निकाल चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीमेंट कंटेंट निकल के आ गया। अब हम लोग चलेंगे अपने स्टेप 5, मतलब स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 5, स्टेप 5 बताइए क्या है? सर प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। वेरी गुड। स्टेप 5 इज योर proportion of volume of CA and FA लिख दिया, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, टोटल वॉल्यूम जो लिखना लिखिए। अब इसके लिए क्या करिए, आप खोलिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्रॉम टेबल 3 ऑफ IS 10262/2009, ठीक है। टेबल 3 खोलिए, IS को 2:9, पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर भी आगे स्पेसिफाई कर ले, पेज नंबर 3 पे पड़ेगा ये, ठीक है। चलिए खोलते हैं। न्यू स्लाइड का नाम इस साइड, ये आपका टेबल 3 है, पेज नंबर 3 पे 10262। देखिए क्या कह रहा है ये, वॉल्यूम ऑफ, पढ़िएगा बहुत संभल के पढ़िएगा, ऊपर टेबल की टाइटल जरूर पढ़ लिया करिए, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट ऑफ और डिफरेंट जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट, ठीक है। देखिए ये हमें वो चीज दे रहा है जिसमें हमें कोर्स एग्रीगेट की वॉल्यूम पता चल रही है, कोर्स एग्रीगेट की वॉल्यूम पता चली टोटल एग्रीगेट की वॉल्यूम से, मतलब कि अगर टोटल एग्रीगेट 1 है तो वैल्यू आपकी 0.48 हो सकती है, 0.64 हो सकती है, 0.73 हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से है ये सिस्टम। फिर से हम रिपीट करेंगे इस बात को, ये टोटल एग्रीगेट जरूर समझ, कभी कभार लोग यहाँ पे फाइन एग्रीगेट समझ जाते हैं, लेकिन नहीं, ये टोटल एग्रीगेट है, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट का जल्दबाजी में पढ़े, टोटल एग्रीगेट भूल करके ये नीचे वाला पढ़ लेते हैं, ये जनरल मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। ये टोटल एग्रीगेट की वॉल्यूम के साथ में है। अब पर इसने आगे फाइन एग्रीगेट इसलिए लिखा कि जोन्स ऑफ एग्रीगेट आ गए। अब हमारा सवाल ये होगा भाई जोन ऑफ एग्रीगेट क्या है, पहले तो हम जोन ऑफ एग्रीगेट को समझेंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं जोन ऑफ एग्रीगेट, जोन ऑफ एग्रीगेट, देखिए सिंपली अगर हमको सेग्रीगेशन करना होगा इजी भाषा में आपको अगर हम बताने चाहेंगे तो हम ये बताएंगे दैट जोन 4 इज फाइनर, जोन 4 एग्रीगेट विल बी फाइनर, उनका फाइननेस मॉडल है, जो भी करिए बहुत फाइन होते हैं फाइन एग्रीगेट्स, ठीक है, फाइन एग्रीगेट्स लिखा है, ठीक है, जोन बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, ठीक है। जोन 3 के कम फाइन होंगे, जोन 2 के और कम फाइन होंगे, जोन 4 के और कम फाइन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जोन है जिसमें जोन 4 का मतलब बहुत ज्यादा फाइन एग्रीगेट्स हो गए। अब यहाँ पे डिफरेंट जोन होते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जोन, नीचे लिख दिया पर्पस, कौन सा जोन कौन से पर्पस के लिए यूज होता है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। जोन 1 एंड जोन 2,
ठीक है। जोन 1 और जोन 2 दोनों जो है ये कंक्रीटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, कंक्रीटिंग के लिए। ठीक है। जोन 3, जोन 3, जोन 3 जो है वो आपका प्लास्टरिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड जोन 4 इज यूज्ड फॉर, जोन 4 आपका रिजेक्टेड में आता है, आप यूज ही नहीं करते हैं। इतना ज्यादा फाइन होता है कि आप इसको कहीं यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो बेसिकली आप लोग 2 जोन का, 3 जोन का यूज करते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। ठीक है। अब जोन 1 में भी दिक्कत है क्योंकि ज्यादा बड़े होने की वजह से इसको आप तभी यूज करेंगे जब इस पर प्रॉपर टेस्टिंग हो चुकी होगी। इट विल बी ओनली यूज आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग द जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है। फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं जोन 1 एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट लिख दे रहे हैं, जोन 1 fine aggregates will only be used after testing, जब तक उन आफ्टर टेस्टिंग द आफ्टर टेस्टिंग इट लिखते रहे फॉर कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग के लिए आप ये तभी यूज करेंगे जब आप इस फाइन एग्रीगेट पे टेस्ट कर ले जाएंगे इस जोन का अगर एग्रीगेट है। और जोन 2 का अगर एग्रीगेट है तो आपको टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो जो है अब आ जाते हैं फिर से अपने हाईएस्ट कोड पे। ठीक है। तो जोन आप समझ गए होंगे, ये कोर्सर होता है, ये मतलब 4 जो है फाइनल होता है, 3 कोर्सर धीरे धीरे कोर्सर होते जाते हैं एग्रीगेट। ठीक है आपके। अब देखिए नॉमिनल साइज हम लोग का क्या है, 20 है। तो यहाँ पे हम कौन सा जोन अडोप्ट, भाई सेफर जोन में रहने के लिए हम जोन 2 अडोप्ट कर लेंगे। तो जोन 2 पे टेस्टिंग करने की जरूरत है, जोन 1 पे तो टेस्टिंग कंपलसरी हो गया। और जोन 3 तो प्लास्टिंग के लिए यूज होता है, जोन 4 को तो हम हमेशा रिजेक्टेड मोड में डाल देते हैं, जोन 4 यूज नहीं तो 0.62 मतलब कि ये वैल्यू ले लेंगे। मतलब कि हम इधर से इसके इधर ये देखेंगे और जोन 2 को लेते हुए 0.62 जो है वो वॉल्यूम ले लेंगे ऑफ कोर्सर एग्रीगेट। मतलब अगर 1 यूनिट अगर आपका टोटल एग्रीगेट यूज हो रहा होगा तो उसमें जो वैल्यू होगी कोर्स एग्रीगेट वो कितनी होगी, वो 0.62 होगी। ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, यहाँ पे इसको इरेज कर देना। ठीक है। ये इन सबको इरेज कर देना। ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, नोट डाउन कर लिया ना जोन ऑफ एग्रीगेट्स। यस सर। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है अब हम लिख दे रहे हैं जो हमने कोड से फाइंड आउट किया था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट, वॉल्यूम को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ऑफ टोटल एग्रीगेट। इज 0.62। अब हमें वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट्स भी चाहिए भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट्स निकालना और भी इजी हो जाएगा जब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या है। वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट्स फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इट विल बी 1 माइनस 0.62। ऑब्वियस सी बात है, रिमेनिंग पोर्शन आप किससे फिलअप करेंगे, आप जो है रिमेनिंग पोर्शन फाइन एग्रीगेट से फिलअप करने वाले हैं। तो दिस विल बी 0.38। मतलब कि आपको वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट्स मिल गया है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट मिल गया है। ये 2 चीजें आपको मिल गई, मतलब कि आपको प्रोपोर्शन मिल गया है, किस प्रोपोर्शन में कोर्स एग्रीगेट और किस प्रोपोर्शन में फाइन एग्रीगेट्स आपके मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 6। बताइए स्टेप 6 क्या है सर? मिक्स कैलकुलेशन। मिक्स कैलकुलेशंस, मिक्स कैलकुलेशन। अब देखिए मिक्स कैलकुलेशन आपको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, किसके लिए निकालते हैं, हम लोग 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेप होगा, लेकिन फॉर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, या तो डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको अल्टीमेटली मिक्स प्रोपोर्शन निकालना है। तो 1 मीटर क्यूब के लिए अगर सॉल्व कर लेंगे तो बाद में जो रेशियो आएगा, रेशियो में तो आप कुछ किसी भी मीटर क्यूब पे चलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में आपको कितना वॉल्यूम ऑफ सीमेंट चाहिए वो निकालना होगा। अब देखिए वॉल्यूम, देखिए अब हम इसको डिनोट करते हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं आपका रोमन से 1 में, सर्कल पूरा वाला करते हैं। ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना होगा 1 मीटर में, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ सीमेंट अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सीमेंट। ऑलरेडी
रेशियो तो पता ही। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना बेटा, बस वहीं से इसी को ही वहीं से सेग्रीगेट किया है। मास ऑफ सीमेंट डिवाइड मास डेंसिटी। ठीक, दिस विल बी इक्वल्स टू, कितना आया था आपका सीमेंट का मास केजी पर मीटर क्यूब में? 396 आया था ना, 396.75 डिवाइड बाय आपको मास डेंसिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन, दिस दैट वाज 3.15। इसको मल्टीप्लाई बाय, मतलब कि डिवाइड बाय, इसको चेंज करने के लिए सर 395 था सर। 395 था। यस सर। 395 कर लीजिए, 74। 395.74। यस सर। ठीक है, 395.74 कर लीजिए। आपका 0.1256। यस सर, बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. अब 0.1256 राउंड ऑफ कर देना है इसको, 0.126 मीटर क्यूब कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गई आपकी। अब आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिंपली वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए भी यही करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको पता है ऑलरेडी, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी। मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी लिख दिया। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है, तो 186 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1000। दिस विल बी इक्वल टू 0.186 मीटर क्यूब। अभी रुक जाइएगा, यहाँ पे इसको हमने 1 माना है रोमन में, इसको मानिएगा 2, सेकंड वाले को इधर लिख दे रहे हैं। दिस विल बी योर 2, ठीक है, दिस विल बी योर 1 एंड दिस विल बी योर 3। जिस जैसे डिनोट करना वैसे ABCD से करना हो ABCD से डिनोट करिएगा। कोड में ABCD से किया है जैसे डिनोट, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सिर्फ लॉजिक यूज करिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट। वॉल्यूम मतलब कि अब हमें एग्रीगेट का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट या ऑल एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट, कुछ भी लिख दीजिए। ऑल इन एग्रीगेट, ऑल इन एग्रीगेट, ऑल इन एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट, जो भी मन है वो लिख दीजिएगा। मतलब हम लोग एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट से निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, अब हमारे पास देखिए क्या होता है। CFC बताया था, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। और वाटर अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें वाटर भी एक वॉल्यूम लेगा। तो आपकी वॉल्यूम कौन कौन चीजें ले रही हैं आपकी? एक तो सीमेंट ले रहा है, एक वाटर ले रहा है और एक एग्रीगेट्स। ये 3 चीज आपकी वॉल्यूम ले रही हैं। तो मतलब कि आपको टोटल वॉल्यूम पता है 1 मीटर क्यूब। अब आपको इनकी भी वॉल्यूम पता चली, तो मतलब कि आपको वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकल जाएगा। अगर आप जो है 1 में से वॉल्यूम ऑफ सीमेंट माइनस कर दें, वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस कर दें, तो आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे रोमन में लिखते हैं 1 माइनस ब्रैकेट में लिख दें 2 प्लस 3। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इसका वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, दोनों से माइनस कर दीजिए। ये 2 इसमें ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, करिए। तो मतलब कि 1 का 1 था रोमन में, इस 1 माइनस विल बी 0.126 माइनस विल बी 0.186। 0.8 पॉइंट है, 0.186। बताइए कितना है? Sir, 0.688. 0.688 मीटर क्यूब आ गया आपका। ठीक है, ये ऑल इन एग्रीगेट्स का आ गया है। अब आपको क्या चाहिए? मास चाहिए, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। यहाँ पे आगे लिख दे रहे हैं, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज टोटल वॉल्यूम को हम यहाँ पे जो है देख लेना, आपके कोड में कौन सा उससे रिप्रेजेंटेशन किया गया है टोटल वॉल्यूम का। सेम रिप्रेजेंटेशन यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, ई यूज किया गया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट्स को उन्होंने ई से नोटिफाई किया है। ठीक है, तो ई का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट, ई। यहाँ पे हम ई से जो कोड में यूज किया, कहीं पे भी आप कुछ भी देख सकते हैं। बस मेन ये जनरल नोटिफिकेशन नहीं है, जनरल नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आप चाहें अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज कर दे, बस यहाँ पे ये बता दीजिएगा, आगे यहीं पे वो टर्म लिख दीजिएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट्स ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। जैसे डी लिखना चाहे ब्रैकेट में डी लिख दीजिएगा, आगे कि आप डी को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। ई लिखना चाहे आप ई लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसकी। तो यहाँ पे जो है मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट विल बी ई इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एसपी डॉट लिख दे रहे हैं, ग्रेविटी ऑफ CA मल्टीप्लाई बाय 1000। इतने केजी आ जाएगा। क्योंकि और ई की वैल्यू कितनी है आपकी? ई की वैल्यू आपकी 0.688। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलरेडी आपकी क्वेश्चन में मेंशन थी, दैट वाज फॉर 2.7 फॉर कोर्स एग्रीगेट मल्टीप्लाई बाय 1000
मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 0.62 भी होगा। क्यों होगा बताइए? 0.62 कहाँ से आया बेटा? Sir, volume of course Sir, volume of aggregate. core aggregate, sir. वेरी Per गुड, unit volume. वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये तो ऑल इन एग्रीगेट का दे रखा है, आपको इसका रेशियो तो निकालना पड़ेगा, इसके बाद जो है तभी तो होगा सॉल्व, तभी तो आपको सिर्फ कोर्स एग्रीगेट का मिल पाएगा, अदरवाइज में फाइन एग्रीगेट्स भी इंक्लूडेड रहेंगे जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.62 कर दिया। अब जल्दी से बताइए इसका कितना रिजल्ट आया आपका, कितना केजी आया? सर 1151.71 1151.7 kg। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको याद है। अब वैसे ही आप मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एफ हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट हो जाएगा। जल्दी से बताइए इसको सॉल्व करिए। मतलब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दिस विल इक्वल टू 0.688 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी थी? 2.65 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.38। सॉल्व करके बताइए कितना आया? Sir, 692.81. 692.81 kg। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए हम हाईलाइट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पहली चीज आपकी ये आ गई, दिस इज योर मास ऑफ फाइन एग्रीगेट, दिस इज योर मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। बहुत दो इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको पता चल गई है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट वैल्यू इज योर मास ऑफ सीमेंट, मास ऑफ सीमेंट। अब देखिए इन तीनों का मास, हमें यही तीन चीजें तो चाहिए थी, खत्म, कुछ और नहीं करना, बस इतना ही जरा सा था। मतलब ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको मिल गई हैं जो हमें चाहिए थे 1 मीटर क्यूब के लिए। 1 2 3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप स्टेप 7। अब बताइए स्टेप 7 क्या था? Sir, mixed proportion. मिक्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे हम जल्दी से लिख दे रहे हैं जो आपने ही कैलकुलेट किया है, दैट इज सीमेंट कितना आया था? बताइए सीमेंट कितना आया था? 395.74 Sir, 395.74. 74 kg। फाइन एग्रीगेट्स कितना आया था? Sir, 692.81. 692.81 kg। और कोर्स एग्रीगेट कितना आया था? Sir, 1151.7. 0.7 kg। देखिए हमेशा जब भी आपने देखा होगा, हमेशा ये देखा होगा कि हम लोग हमेशा सीमेंट के रिस्पेक्ट में ही मिस प्रोपोर्शन निकालते हैं। 1:2 ये सीमेंट दे रहा है, 1:1.5 ये सीमेंट है। तो पहला टर्म CFC जो हमने आपको बताया दैट इज सीमेंट, फर्स्ट टर्म सीमेंट। तो सीमेंट को हमेशा हम 1 लेंगे। तो सीमेंट को अगर हमें 1 करना है तो हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड बाय कितना कर दें कि सीमेंट 1 आ जाएगा। दिस शुड बी डिवाइड बाय 395.74, तभी तो 1 आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो जब सीमेंट को 1 करने के लिए आपको 395.74 से डिवाइड करना पड़ा, तो वैसे ही जो है फाइन एग्रीगेट्स को भी आप 395.74 से ही डिवाइड करेंगे। जब हर चीज का एक ही तरीके से रेशियो निकला, इसको भी 395.74 से ही डिवाइड करेंगे, तो आपका मिक्स प्रोपोर्शन निकल गया। जल्दी बताइए, सीमेंट तो आपका 1 आ गया, इस 2 बताइए, अब फाइन एग्रीगेट से कितना आएगा? 1.75 1.75 1.75 कोर्स एग्रीगेट का 2.9 Sir, 2.9. 2.91. 0.91 and this is your ultimate goal, mixed proportion. This was your ultimate goal. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा ये। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 7 स्टेप में खत्म हो गई पूरी कहानी। ठीक है, बस इन स्टेप्स को याद रखिए और जो है आराम से जिस तरीके से बताया है बहुत इजीएस्ट वे है। बहुत सारी जगह से अगर आप देखें तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा यही स्टेप फॉलो करिए। कोड आपको जो यूज करने हैं, मेन कोड आपको पता ही है, मेन कोड इज योर 10262/2009 आपको यूज करना है। दिस इज योर मेन कोड, IS
ठीक है, और IS456 भी आप यूज कर सकते हैं, 456 ठीक है, इस टू 2000 जो आपको यूज करना है यूज करिए। ठीक है, तो ये मेन चीज थी।